आई एम शिवी सक्सेना टीजीटी फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 5 रनिंग में है, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप ले रहे हैं, समझ रहे हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। 4 रियल्म ऑफ द अर्थ आपको समझाए जा रहे हैं। इसमें आपने ओशंस के बारे में देख लिया था, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जान चुके थे आप, और आपने इसमें लिथोस्फीयर चल रहा था, फिर आपने हाइड्रोस्फीयर भी देखा। इसमें वाटर साइकिल आप समझे थे कि क्या होता है, किस तरीके से वाटर साइकिल रन करती है। फिर आपने ओशंस के बारे में देखा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। फिर आज बात करते हैं हम लोग आर्कटिक ओशन के बारे में, ठीक है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ सारे ओशंस जो हैं हमारे पूरे वर्ल्ड को कवर किए हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन, ये हमारे 2 ओशन रह गए थे जो आपको अभी नहीं पता चले थे, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 ओशन। जितने भी आपके 5 ओशंस हैं, उन ओशंस में आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा ओशन है, ठीक है। आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा पार्ट है हमारे ओशंस का, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये बताते हैं, इट लाइज वेल विद इन द आर्कटिक सर्कल अराउंड द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल की सर्कल में पूरे में फैला हुआ है। कोस्टलाइन इज अराउंड 45389 किलोमीटर इसका है, फ्रॉम बेसिन एट 4665 मीटर फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये है आपका, आप इसमें मैप में देखते हो तो आपको साफ दिखाई देता है कि आपका जो आर्कटिक ओशन है वो कहाँ है, आपको दिख रहा होगा। ये ऊपर है, यहाँ पर यूरोप के पास में, एशिया और यूरोप के ऊपर। बहुत छोटा है ये, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉलेस्ट है ये। और इस तरीके से इसकी कंडीशन ऊपर है। और देखते हैं आगे और क्या बताया जा रहा है इसमें। आर्कटिक इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक बाय, ये कनेक्टेड है पैसिफिक से by a narrow stretch of shadow water body calling the Bering Strait, ठीक है। ये जो है ये पैसिफिक से के नजदीक है। ये देखिए पैसिफिक ओशन हमारा जो इस साइड में है, इधर है, इनके नजदीक है, ये पास में है। और ये रास्ता बीच में से जो गया है, इसका कनेक्ट करता है इन दोनों को, वो हमारा इसमें बना हुआ है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन द नॉर्दर्न कोस्ट इट इज बाउंड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ठीक है। ये बाउंड करता है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, इसको मिला करके यूरेशिया बनाया है, जो आपको हमने बताया था। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, और ये यूरोप और एशिया है। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया को ये कनेक्ट करता है, बीच में है ये इसलिए, और इसको यूरेशिया बोल दिया जाता है, ठीक है। ये आप समझ चुके हो, आपको पहले ही बता दिया गया था। मोस्ट ऑफ द ईयर द आर्कटिक ओशन रिमेन्स फ्रोजन, देयरफॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज लिमिटेड। यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये लिमिटेड है, क्योंकि फ्रोजन एरिया ये बहुत कम है यहाँ का। इसके बाद सदर्न ओशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या बता रहा है ये चैप्टर हमें। सदर्न ओशन इज ऑल्सो नोन एज द अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। जरा देखते हैं मैप क्या कहता है। सदर्न ओशन जो है आपका, ये है ना, इसको एंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका एंटार्कटिका के बिल्कुल नजदीक है, उससे कनेक्टेड है। तो आपका ये सदर्न आपका जो ओशन है ये एंटार्कटिक ओशन से कवर हो रखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताते हैं इसमें। इट इज स्पॉट बिटवीन 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड अंटार्कटिका, ठीक है। ये जो साउथ में अंटार्कटिका है उससे 60 डिग्री पर बना हुआ है। ये है आपका अंटार्कटिक ओशन जो है आपका, अंटार्कटिका जो आपका यहाँ पर है। इट इज फाउंड बिटवीन 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये साउथ में लैटिट्यूड में 60 डिग्री पर बना हुआ है। और इट इज कोस्ट लाइन इज अराउंड 17.968 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसका जो कोस्ट लाइन एरिया है वो इसका इतना किलोमीटर लंबा है। इट्स डीपेस्ट पॉइंट लाइज एट द साउदर्न एंड, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर आके खत्म हो जाता है,
सदर्न एंड में, मतलब साउथ में एंड में आकर के ये खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अंटार्कटिका लास्ट में है, सदर्न ओशन भी हमारा लास्ट में है ऑफ द साउथ। और अब आगे देखते हैं सैंडविच टेंट एट 7 to 35 मीटर। यहाँ आकर के हमारा ये सदर्न जो ओशियन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसमें ओशियंस एंड रेस्टलेस क्या है। ओशियंस एंड रेस्टलेस क्या है इसको समझ लीजिए। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। आपको पता है जो ओशन का वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, वो ऑल टाइम मूव करता रहता है ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लहरों के साथ वो आगे पीछे चलता रहता है। इन 3 मेजर मोमेंट्स को बच्चों कहा जाता है ओशन की जो वाटर का है उसको कहते हैं वेव, टाइड्स एंड करंट्स। 3 नामों से इसे जानते हैं, वेव, टाइड्स एंड करंट्स। अब वेव, टाइड्स एंड करंट्स क्या होता है उसको एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टाइड्स आर पीरियडिक राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर। टाइड्स बेटा वो होते हैं जो कि समय के साथ आते हैं, राइज होते हैं और फॉल हो जाते हैं वाटर के अंदर। मतलब इसका एक पीरियड होता है, उस समय में ये राइज होते हैं, बनते हैं और बिगड़ जाते हैं वाटर के अंदर, कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। क्योंकि जो मून और सन, इनका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन से ये मूव होती हैं, मतलब ये राइज होती हैं और फॉल होती हैं। जो अट्रैक्शन है उनको, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उनका सन का और मून का, उसकी वजह से ये अर्थ पर रोटेट, जो हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है, वो भी एक कारण है टाइड्स के बनने का। ठीक है, वेव्स, अब ये तो हो गई बात टाइड की। अब वेव देखते हैं। वेव आर द राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट्स ऑफ सरफेस। वेव्स वो होते हैं जो समुद्र में, जो ओशियन में पानी को ऊपर उठना और गिरना, राइज होना और फॉल होना, ये मूवमेंट कहलाता है वेव्स। सी वाटर कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ द विंड्स। और इसका कारण होता है, ये किस कारण से बनते हैं, तो वो होता है बेटा विंड्स, हवाओं की वजह से। हवाओं का तेज स्पीड से आने की वजह से उनकी जो वेव्स होते हैं उनकी भी स्पीड में स्पीड जो होती है उनकी बढ़ जाती है। और करंट्स क्या होता है, करंट्स आर द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ सी वाटर। ये सी के वाटर में हॉरिजेंटली ये मूवमेंट करते हैं, कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स। इसके कई कारण हो सकते हैं, इंक्लूडिंग विंड, इसमें विंड भी एक कारण हो सकता है, एंड द अर्थ मूवमेंट। और अर्थ जो मूव कर रही है वो भी इसका एक कारण हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं है बल्कि होता है। जो अर्थ मूव करती है वो एक कारण होता है इसका, प्लस जो विंड होती है जो मूव करती है वो भी इसका एक कारण होता है। ठीक है, तो ये तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना, क्योंकि हम लोग लिथोस्फीयर लेके चल रहे हैं। लिथोस्फीयर में आपने कॉन्टिनेंट्स पढ़े, फिर हम हाइड्रोस्फीयर पर आ गए। जब आपने हाइड्रोस्फीयर को पढ़ा तो उसमें वाटर से रिलेटेड होता है वो, तो सारा वाटर एरिया हमें लेना पड़ेगा। तो आपने वाटर एरिया लेने के की वजह से आपने सारे ओशियंस को पढ़ा, सी और ओशियन क्या होते हैं। ठीक है, अब बात होती है बेटा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एटमॉस्फेयर। आपको अच्छे से पता है कि 4 जो है इसमें मोमेंट्स बताए गए थे। आपके जो आपके रियल्म्स थे, जो आपको स्टार्टिंग में दिखाती हूँ, आपके रियल्म्स जो बताए गए थे वो आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर ये हुआ करते थे। तो आपने इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को ले लिया था, अब आप लेंगे एटमॉस्फेयर को। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है और नॉलेजेबल है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, एटमॉस्फेयर पर आने से पहले थोड़ा सा आप इसे डायग्राम के थ्रू समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको फटाफट समझ में आएगा, आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। ये तो आप जानते हो कि कंपोजिशन जो होता है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में व्हाट डू वी टेक इन, हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, द एयर वी, एटमॉस्फेयर समझा रही हूँ आपको, आप ये नोट्स के थ्रू समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बच्चों क्या होता है वो आप इसमें देखेंगे कि हम क्या